सोचो, तुम एक स्त्री से मिलते हो। वो समझदार लगती है, आत्मविश्वासी है, खुद को अच्छे से जानती है। वो कहती है उसे क्या चाहिए। ईमानदारी, वफादारी, एक ऐसा पुरुष जो उसे इज्जत दे। तुम उस पर भरोसा करते हो, उसे सब कुछ दे देते हो। लेकिन एक दिन, बिना किसी चेतावनी के, वो चली जाती है। कोई जवाब नहीं, कोई भावना नहीं, बस चुपचाप और ठंडी विदाई। क्या हुआ? फ्रायड कहता, यह उसका अपना फैसला नहीं था, यह उसके अवचेतन मन का फैसला था। फ्रायड का सबसे बड्ढा और विवादास्पद विचार सेक्स या बचपन की तकलीफों के बारे में नहीं था, बल्कि उस भ्रम के बारे में था जिसे हम स्वतंत्र इच्छा कहते हैं। उसने कहा कि इंसानों का 90% व्यवहार उनके अवचेतन से चलता है, एक ऐसा गहरा हिस्सा जहां बचपन की छापें, छुपी हुई इच्छाएं और आदिम सोच रहती हैं। और स्त्रियों के मामले में यह और भी ज्यादा होता है। 1925 की अपनी एक रिपोर्ट में फ्रायड ने बताया कि स्त्रियों का सुपर ईगो यानी नैतिक सोच का हिस्सा पुरुषों के मुकाबले कमजोर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी मानसिकता अपराध बोध से नहीं, बल्कि शर्म से बनती है। पुरुष अगर कुछ गलत करता है तो उसे अंदर से अफसोस होता है, वो खुद को सजा देता है। लेकिन स्त्री को शर्म महसूस होती है कि लोग क्या सोचेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि स्त्री का व्यवहार नियमों से नहीं, बल्कि समाज में खुद को बचाने के तरीके से तय होता है। ये एक ऐसी गहरी प्रोग्रामिंग है जो उसे लगातार अपनी बाहरी छवि और आंतरिक इच्छाओं के बीच खींचती रहती है। अन्ना ओ और अवचेतन का हथियार। फ्रायड का सबसे मशहूर केस उसका खुद का नहीं था, बल्कि उसके गुरु जोसेफ ब्रेयर का था। एक लड़ेचकी अन्ना ओ को अजीब अजीब बीमारियां थीं, कभी लकवा, कभी डर, कभी गुस्से के दौरे। ब्रेयर ने उसे हिप्नोसिस से इलाज देना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी दबी हुई यादें बाहर आईं, खासकर उसके पिता की बीमारी से जुड़ी बातें। लेकिन जो बात किताबों में नहीं पढ़ाई जाती वो ये थी, जैसे ही अन्ना ठीक हुई, उसने ब्रेयर पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। इससे ब्रेयर की इज्जत और करियर लगभग खत्म हो गया। बाद में फ्रायड ने समझा कि यह बीमारी नहीं थी, यह एक हथियार था। स्त्री का मन अवचेतन रूप से ऐसे हालात बनाता है जिससे वो पुरुषों को नियंत्रित कर सके। स्त्रियां जानबूझकर झूठ नहीं बोलती, उनका अवचेतन ही सच्चाई को बदल देता है ताकि उनकी भावनाएं सही साबित हों। यह सिर्फ नियंत्रण की प्यास नहीं, बल्कि एक गहरी आदिम प्रवृत्ति है जो उन्हें अपनी सुरक्षा और शक्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करती है। मदर कॉम्प्लेक्स। रिश्तों की जड़ डीएच फ्रायड की सबसे डरावनी खोज थी मदर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यह था कि पुरुष का स्त्रियों के साथ रिश्ता उसकी मां के साथ उसके बचपन के रिश्ते का ही दोहराव होता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारी मां तब चुप हो जाती थी जब तुमने उसकी बात नहीं मानी? क्या वो सिर्फ तब प्यार दिखाती थी जब तुम उसके कहे अनुसार चलते थे? क्या उसने तुम्हें आज़ादी चाहने पर गिल्ट महसूस कराया? अगर हां, तो समझ लो, तुम्हें प्यार के नाम पर भावनात्मक नियंत्रण को स्वीकार करना सिखाया गया है। फ्रायड ने लिखा था कि एक लड़ीडीएच का जब तक अपनी मां से खुद को अलग नहीं करता, तब तक वो मर्द नहीं बन सकता। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा कर ही नहीं पाते। इसके बजाय वो जिंदगी भर ऐसी स्त्री को खोजते हैं जो या तो उनकी मां जैसी उन्हें नियंत्रित करे, या फिर उन्हें सजा दे कि उन्होंने नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश क्यों की। ये एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ी ही दर पीढ़ी चलता रहता है, जहां पुरुष अनजाने में उस पैटर्न को दोहराते हैं जिससे वो मुक्त होना चाहते हैं। द डार्क ट्राइड और आदिम आकर्षण। एक रात तुम उसके सामने बैठे हो, वो तुम्हारी बातों पर हंस रही है, तुम्हारी बांह पकड़े हुए है, तुम्हारी आंखों में देखकर वो नजरिया दे रही है जो कहता है, मैं तुम्हारी हूं। तुम चैन में आ जाते हो, भरोसा कर लेते हो। फिर 3 दिन बाद वो गायब हो जाती है। कोई कॉल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। क्या बदला? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका फैसला उसके चेतन मन का नहीं था, यह तो उसका था ही नहीं। फ्रायड को इसका शक था और आज का विज्ञान इसे साबित करता है। स्त्रियां वो तार्किक और खुद को जानने वाली इंसान नहीं होती जैसा कि समाज दिखाता है। वो एक गहरे और पुराने प्रोग्राम से चलती हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जो तर्क से नहीं, बल्कि खून, हार्मोन और बचने की प्रवृत्ति से लिखा गया है। और आज हम उसी प्रोग्राम को सामने ला रहे हैं। आज की दुनिया में हम इंटरमिटेंट रिवॉर्ड का पैटर्न देखते हैं। एक 12 साल की वकील एक अपराधी के साथ रिश्ते में थी। वो आदमी उसे धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा और आखिरकार उसे बाथरूम के फर्श पर रोता छोड़ गया। फिर वो तुमसे मिलती है, तुम स्थिर हो, सफल हो, अच्छे दिल वाले हो। वो कोशिश करती है तुमसे प्यार करने की, लेकिन उसका शरीर उसे रोक देता है। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि शांति उसके दिमाग में,
डोपामिन रिलीज नहीं करती। सुरक्षा उसके शरीर में कोर्टिसोल या ऑक्सीटोसिन नहीं बढ़ाती। उसकी लत उस आदमी से नहीं थी, बल्कि उस अराजकता से थी जो वो उसके जीवन में लाया था। उसका अवचेतन मन रोमांच और अस्थिरता को इनाम मानता है, क्योंकि आदिम समय में ये जीवित रहने के लिए जरूरी थे। फ्रायड ने कभी डार्क ट्राइड शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उसने इन तीनों गुणों का वर्णन पहले ही कर दिया था। नार्सिसिज्म यानी झूठा आत्मविश्वास, मैकियावेलियनिज्म यानी चालाकी और लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, साइकोपैथी यानी भावनात्मक दूरी और कठोरता। यह स्त्री स्वभाव की गलती नहीं है, बल्कि यही उसकी खासियत है। आदिम समय में यही पुरुष कबीले का नेता बनता था, जो दूसरों को मात देता था और जो खतरों को खत्म करता था। ऐसे पुरुषों को पसंद करने वाली स्त्रियों के ही जीन आज तक बचे हुए हैं। रिसर्च बताती है कि स्त्रियां इन डार्क ट्राइड गुणों वाले पुरुषों को अल्पकालिक संबंधों के लिए ज्यादा आकर्षक मानती हैं। यहां तक कि जो महिलाएं इन गुणों से नफरत करती हैं, उनका शरीर इन पर प्रतिक्रिया करता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या महिलाएं अपने इसी हिस्से से नफरत करती हैं? क्या उनका अचानक बेरहम हो जाना, बिना वजह रिश्ता तोड़ डेच देना, भावनात्मक हिंसा करना, ये सब उनके अवचेतन मन की उस ताकत के खिलाफ जंग है जिसे वो खुद भी नहीं समझती? अनकैनी। दो स्त्रियों की कहानी। हर पुरुष को वो पल याद रहता है जब उसे महसूस होता है कि जिस स्त्री से वो प्यार करता है, वो एक नहीं, बल्कि दो हैं। एक वो जो उसे जानती है, प्यार करती है, नरम और इंसानी है, और दूसरी जो बिल्कुल अलग है, ठंडी, अनजानी और आदिम। तुमने उसकी आंखों की वो सर्द चमक देखी होगी जब तुमने उसे निराश किया। उसकी आवाज में वो धार सुनी होगी जब वो जानती है कि उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और उस सुकून के साथ उसने तुम्हें रिप्लेस कर दिया जैसे तुम कभी उसके लिए थे ही नहीं। फ्रायड ने इसे अनकैनी कहा, जब कोई परिचित चीज अचानक अजनबी लगने लगे और डर पैदा करे। लेकिन उसने कभी यह बात खुलकर नहीं कही कि स्त्रियां खुद से लडीडीएच रही हैं और पुरुष उस लड्डहाई के शिकार हैं। हर लडीडीएचकी को बचपन से दो झूठ सिखाए जाते हैं। एक, तुम पुरुषों के बराबर हो, और दो, तुम उनसे बेहतर भी हो, ज्यादा दयालु, ज्यादा समझदार, ज्यादा विकसित। यही दिमागी जंग की जड्डी एच है, क्योंकि जब वो खुद के अंदर आदिम इच्छाएं महसूस करती है, जब उसे बुरे लड्डेचकों की चाह होती है, जब उसे मैनिपुलेट करने में मजा आता है, जब वो रिजेक्शन के जरिए ताकत महसूस करती है, तो उसे खुद से नफरत होती है। द्वंद्व का शिकार, इच्छा बनाम वास्तविकता। 1930 के दशक में फ्रायड की शिष्या हेलाड्यूस ने एक कट्टर नारीवादी महिला का इलाज किया। वो महिला समाज में पुरुषों के दबाव के खिलाफ लिखती थी, लेकिन उसने शादी की एक ऐसे आदमी से जो उस पर नियंत्रण रखता था, उसे पब्लिश करने से मना करता था। और हैरानी की बात, वो महिला इस रिश्ते में ज्यादा खुश थी। उसने थेरेपी में माना, मुझे नफरत है कि मुझे उसके नियमों की जरूरत है, लेकिन जब वो सख्ती से पेश आता है तो मुझे शांति मिलती है। स्त्री का चेतन मन बराबरी चाहता है, लेकिन उसका अवचेतन अनुशासन और नियंत्रण को तरसता है, और यही टकराव उसे तोड़ डेच देता है, और उस आदमी को भी जो उसके बहुत करीब आता है। फ्रायड ने देखा कि जो महिलाएं बाहर से बहुत पाक साफ दिखती थीं, उनके अवचेतन में गहरे डार्क फैंटेसीज होते थे, और जो महिलाएं खुले विचारों वाली थीं, वो भीतर से भावनात्मक स्थिरता की भूखी होती थीं। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक छवि और निजी इच्छाएं अक्सर एक दूसरे के उलट होती हैं। स्त्री चाहती है कि समाज उसे अच्छा समझे, लेकिन उसकी आत्मा वर्जित चीजों की तरफ खींचती है। 1950 के दशक में किन्से की रिपोर्ट में पाया गया कि 62% महिलाओं ने ऐसी कल्पनाएं मानी जो नियंत्रण खोने और मजबूरी से जुद्धी थीं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें हिंसा चाहिए, बल्कि वो चाहती हैं कि उन्हें फैसला लेने की जिम्मेदारी से राहत मिले। स्त्री से पूछो कि उसे किस तरह का मर्द पसंद है, वो कहेगी, दयालु, स्थिर, सम्मान करने वाला। लेकिन ध्यान दो, वो चुनती किसे है? फ्रायड ने इसे डिसेवोल कहा, जब इंसान वो बात बोलता है जो समाज चाहता है, लेकिन करता वही है जो उसका शरीर और अवचेतन चाहते हैं। स्त्री कहती है कि उसे अच्छा लड़का पसंद है, फिर वो उसी लड़के के दोस्त के साथ संबंध बना लेती है जो गैर जिम्मेदार और लापरवाह है। जब उससे सवाल करो तो वो कहती है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं अपना मन बदल सकती हूं। लेकिन सच्चाई यह है, उसका मन नहीं बदला, उसके शरीर ने उस पर जीत हासिल की। अंतिम सत्य, फ्रायड का वर्जित समाधान, हर स्त्री के मन में एक डर होता है,
अगर तुमने मुझे पूरी तरह जान लिया तो तुम मुझे छोड़ ही दोगे। इसलिए वो तुम्हें परखती है, तुम्हें दूर धकेलती है, यह देखने के लिए कि तुम फिर भी उसके साथ रहोगे या नहीं। वो तुमसे झूठ नहीं बोलती क्योंकि वो धोखा देना चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद से भाग रही होती है। वो अच्छे रिश्तों को तोड़ देती है क्योंकि स्थिरता उसे कैद जैसी लगती है। फ्रायड की सबसे दिल तोड़ने वाली खोज यह थी, स्त्रियां उन पुरुषों को सजा देती हैं जो उन्हें बिना शर्त प्यार करते हैं, क्योंकि अगर तुम उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो, उसकी परछाइयों को, विरोधाभासों को, उसकी खुद से लड़ाई को, तो फिर वो तुम्हारी वजह से दुखी नहीं कह सकेगी, और यह सच उसके लिए सबसे बद्धा दर्द होता है। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई तरीका है जिससे एक पुरुष इस खेल को जीत सके, या फिर वो हमेशा एक ऐसी ताकत का शिकार बना रहेगा जिसे न वो समझता है और न ही स्त्री खुद। अब हम सामने लाते हैं वह वर्जित समाधान, वो गुप्त रास्ता जिसे फ्रायड ने केवल अपने सबसे भरोसेमंद शिष्यों को बताया था, लेकिन कभी लिखा नहीं। अब तुम वो सच्चाई देख चुके हो, जैविक जाल, अवचेतन स्क्रिप्ट और वो नजरिया जो एक स्त्री तुम्हारी ओर तब डालती है जब तुम कमजोर होते हो, करुणा से नहीं बल्कि घृणा से। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, अज्ञान में जीते रहो और उस खेल को खेलते रहो जिसकी हर चाल तुम्हें तोड़ने के लिए बनाई गई है। वो वर्जित सच जान लो जिसे फ्रायड ने फुसफुसाकर सिखाया। यह स्त्रियों को मैनिपुलेट करने की बात नहीं है, बल्कि उनसे जिंदा बचने की रणनीति है। हर पुरुष को बचपन से यह जहर पिलाया जाता है, सही स्त्री तुम्हें वैसे ही प्यार करेगी जैसे तुम हो। फ्रायड इसे विशफुल थिंकिंग कहता, एक बचकाना विश्वास कि यह दुनिया ईमानदारी और सच्चाई को इनाम देती है। लेकिन उसके केस स्टडीज कुछ और कहती हैं। एक कवि जिसने अपनी पत्नी की पूजा की जब तक कि वो एक सैनिक के साथ भाग गई। एक वफादार पति जिसने खुद को खत्म कर लिया जबकि उसकी पत्नी उसके भाई के साथ संबंध बना रही थी। एक अच्छा लड्डिडेचका जिसने सालों इंतजार किया कि वो उसकी कद्र समझे और उसी रात उसने उसे किसी अजनबी के साथ देख लिया। कड्डी डिचवा। सच यह है, स्त्रियां पुरुषों से नहीं बल्कि उस एहसास से प्यार करती हैं जो पुरुष उनमें जगाते हैं, और तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। आज की थेरेपी कहती है अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करो, लेकिन फ्रायड ने चेतावनी दी थी, शब्द सिर्फ नकाब हैं। जब कोई स्त्री कहती है चलो बात करते हैं, वो बातचीत नहीं चाहती, वो अधीनता चाहती है। एक 40 साल का आदमी फ्रायड के पास आया, पूरी तरह टूटा हुआ। उसकी पत्नी अब ठंडी हो गई थी। उसने वो सब कुछ किया जो उसने मांगा था, कपल्स थेरेपी, डेट नाइट्स, बार बार भावनात्मक बातचीत, और फिर भी वो उसे छोड़ एक म्यूजिशियन के पास चली गई जिसने उसके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। फ्रायड का निष्कर्ष था, तुमने उसकी इच्छा को उसकी बात मानकर मार दिया। सीख यह है, स्त्रियां जो कहती हैं वही उन्हें उत्तेजित नहीं करता। आज्ञाकारिता उसके अवचेतन के लिए नफरत की चीज है। फ्रायड ने इसे कभी प्रकाशित नहीं किया, लेकिन उसके निजी पत्रों में 3 गुप्त सिद्धांत सामने आते हैं। पैराडॉक्सिकल इंटेंट का नियम, जितना ज्यादा तुम उसे चाहोगे उतना ही उसका आकर्षण कम होगा। यह कोई चाल नहीं है, यह बायोलॉजी है। स्त्रियां जरूरत की गंध को वैसे ही महसूस कर लेती हैं जैसे शार्क खून की गंध को। इसका उपाय, उससे पहले खुद को थोड़ा पीछे खींच लो। उसे महसूस होने दो कि वो तुम्हें खो सकती है। देखो कैसे उसका अवचेतन उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। अलिखित ताकत। स्त्रियां स्पष्टीकरण से नफरत करती हैं, उन्हें रहस्य पसंद है। जब तुम खुद को सही ठहराते हो, तुम खुद को छोटा करते हो। कासानोवा ने कभी कुछ नहीं समझाया, नेपोलियन ने कभी माफी नहीं मांगी, और स्त्रियां उनके लिए दीवानी थीं। शैडो सेल्फ रणनीति। हर स्त्री के अंदर एक अंधेरा छिपा होता है। जो पुरुष उस अंधेरे को बिना डरे देख सकता है, वही उसे सच में देख सकता है। इसका तरीका है, जब वो तुम्हें परखे, मुस्कुरा दो। जब वो झूठ बोले, शांत रहो। जब वो सजा दे, हंस दो। वो चाहती है कि तुमसे नफरत कर सके, लेकिन उसे वो मौका मत दो। लोग समझते हैं कि यह सब स्त्रियों के बारे में है, लेकिन नहीं, यह सब तुम्हारे बारे में है। तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारे डर और उस बचकानी उम्मीद के बारे में जो कहती है कि प्यार न्यायपूर्ण होता है। फ्रायड के आखिरी शब्द इस विषय पर थे, इस खेल को जीतने का इकलौता तरीका है, उनका खेल खेलना बंद करो और अपना खेल शुरू करो। अगर इस सीरीज ने तुम्हारे अंदर कुछ गहराई से हिला दिया है, तो कमेंट में अनकॉन्शियस लिखो। क्या पुरुष भी इस खेल में दोषी हैं? अब तक हमने स्त्री के अवचेतन मन और उसके व्यवहार पर फ्रायड के विचारों को देखा,
लेकिन सवाल यह है कि क्या पुरुष पूरी तरह से निर्दोष हैं? क्या हम केवल शिकार हैं? या हमारा अपना अवचेतन मन भी इस जटिल नृत्य में एक भूमिका निभाता है? फ्रायड ने पुरुषों के मनोविज्ञान पर भी गहरा अध्ययन किया और उसकी खोजें उतनी ही विवादास्पद थीं जितनी स्त्रियों के बारे में। फ्रायड का मानना था कि पुरुषों का व्यवहार भी उनके बचपन के अनुभवों, खासकर एडिपस कॉम्प्लेक्स से गहराई से प्रभावित होता है। एक लड़का अपनी मां के प्रति एक विशेष लगाव महसूस करता है और अपने पिता को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। यदि यह कॉम्प्लेक्स ठीक से हल नहीं होता है तो पुरुष अपनी मां जैसी स्त्री की तलाश करते रहते हैं, या फिर ऐसी स्त्री की जो उन्हें उनके पिता की तरह चुनौती दे। यह अनसुलझा संघर्ष ही कई बार पुरुषों को उन रिश्तों में धकेलता है जहां वे नियंत्रित महसूस करते हैं या फिर अपनी मर्दानगी को साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। द हीरो कॉम्प्लेक्स और उसकी कीमत। कई पुरुष खुद को एक नायक के रूप में देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्री को बचाएगा, उसकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। यह हीरो कॉम्प्लेक्स पुरुषों को ऐसी स्त्रियों की ओर आकर्षित करता है जो भावनात्मक रूप से अस्थिर या संकट में होती हैं। वे सोचते हैं कि उनका प्यार और समर्थन स्त्री को बदल देगा, उसे ठीक कर देगा। लेकिन अक्सर यह केवल एक दुष्चक्र बनाता है जहां पुरुष लगातार देते रहते हैं और स्त्री अपनी आदिम जरूरतों के कारण कभी संतुष्ट नहीं होती। फ्रायड के अनुसार यह पुरुषों की अपनी अपूर्णता और असुरक्षा से भागने का एक तरीका है। वे बाहरी दुनिया में नियंत्रण और महत्व की तलाश करते हैं क्योंकि वे अंदरूनी तौर पर खुद को अपर्याप्त महसूस करते हैं। जब एक स्त्री उन्हें चुनौती देती है या उन्हें अकेला छोड़ देती है तो यह उनकी अपनी आंतरिक असुरक्षा को ट्रिगर करता है, जिससे उन्हें लगता है कि वे विफल हो गए हैं। अस्वीकृति का डर और इसका प्रभाव पुरुषों के व्यवहार का एक और महत्वपूर्ण पहलू अस्वीकृति का डर है। आदिम समय में कबीले से अस्वीकृति का मतलब मृत्यु हो सकता था। आज भी यह डर हमारे अवचेतन में गहराई से बसा हुआ है। यही कारण है कि पुरुष अक्सर सीमाएं निर्धारित करने या अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ऐसा करने से स्त्री उन्हें छोड़ देगी। फ्रायड ने देखा कि जो पुरुष दूसरों को खुश करने में बहुत व्यस्त रहते हैं वे अक्सर खुद को उन स्थितियों में पाते हैं जहां उनका सम्मान नहीं किया जाता। स्त्री का अवचेतन मन एक ऐसे पुरुष की तलाश करता है जो मजबूत और स्वतंत्र हो, जो अपनी जरूरतों के लिए खड़ा हो सके। जब एक पुरुष अपनी पहचान खोकर स्त्री को खुश करने की कोशिश करता है तो वह अनजाने में स्त्री के अवचेतन को एक संदेश भेजता है कि वह कमजोर है और नियंत्रण के योग्य है। तो क्या पुरुष भी इस खेल में दोषी हैं? फ्रायड कहेंगे, हाँ, हम सभी अपने अवचेतन मन की कठपुतलियां हैं। पुरुष और स्त्री दोनों अपने आदिम कार्यक्रमों से चलते हैं और अक्सर वे कार्यक्रम एक दूसरे के साथ टकराते हैं। क्या तुम अपने खुद के अवचेतन पैटर्न को समझने के लिए तैयार हो और यह देखने के लिए कि तुम अनजाने में किस तरह से इस खेल में अपनी भूमिका निभा रहे हो?